बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सना से तेरी इब्तिदा करता हूँ, हाज़री ये हरम की इल्तिजा करता हूँ। माना नहीं काबिल तेरी सना के, दीदारे हरम की इस्तदा करता हूँ। नाजरीन, आपके अपने प्रोग्राम वेलकम टू IT के साथ आपका मेज़बान मलिक हसन रज़ा कतारी हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। हदीस मुबारका में एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बबरकत में एक शख्स हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी जान पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ का। दोबारा यही सवाल किया गया कि माँ के बाद, यानी सबसे ज़्यादा हक माँ का, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ का। तीसरी दफ़ा भी यही इरशाद फरमाया और फिर जब चौथी दफ़ा ये सवाल किया गया तो फिर फरमाया, तेरे बाप का। यानी माँ और बाप खुदा के बाद सबसे ज़्यादा हक हमारी जान पर हमारे वालिदैन का है। एक जगह और इरशाद फरमाया कि जब माँ बाप तुम्हें कुछ कहें और अगर उनकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ भी पहुंचे, यानी कोई सख्त काम तुम्हारे ज़िम्मे लगा दिया जाए, तो उफ तक ना कहो। यानी हमें अपने वालिदैन के मुतल्लिक हमारे मज़हब ने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हम पर सबसे ज़्यादा हक उन्हीं का है। अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट में चलते हैं। आज के प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन्हें शामिल करूंगा जो मुख्तलिफ सोर्सेज से, ईमेल्स और आपके जो मुझे फ़ेस टू फेस दोस्त मिले उनसे, या ईमेल से या फ़ोन पे, जहाँ जहाँ मुझे क्वेश्चंस मिले, तो उनमें से कुछ चीदा एक दो क्वेश्चंस जो हैं उनको आज के प्रोग्राम में शामिल करूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं यही हमारी असल बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आशिर अजीम साहब हैं, ये मेरे भाई मैट्रिक के स्टूडेंट भी हैं और इन्होंने क्वेश्चन किया है कि बाइनरी नंबर्स क्या हैं, इनकी कंप्यूटर में क्या अहमियत है। इनका ये कहना है कि ये 8th क्लास से प्रमोट होकर 9th में आए हैं और इस वक्त उन्होंने कंप्यूटर एज सब्जेक्ट स्कूल में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइनरी नंबर्स के मतलब इन्होंने हमारा कोई प्रोग्राम, पिछले प्रोग्रामों में से कोई प्रोग्राम देखा था, तो उसमें बाइनरी नंबर्स के मतलब जो भी बातें थी, उनका कहना है कि उस वक्त तो वो ठीक तरीके से उसे नहीं समझ सके, इसलिए इन्हें दोबारा रिपीट कर दूं। बाइनरी नंबर्स असल में 2 डिजिट्स हैं, 0 और 1। असल में ये मैथ की एक शाख है, मैथ का एक हिस्सा है जिसे हम अलजबरा कहते हैं। उसमें से एक और शाख निकली, बूलियन अलजबरा, जो हमारे कंप्यूटर का अलजबरा भी कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी काम किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी के असूलों के मुताबिक है। बाइनरी नंबर सिस्टम्स बेस 2 सिस्टम, यानी असास 2 का निज़ाम। कंप्यूटर जो है वो इसी असास 2 के निज़ाम पर बेस करता है और इस पूरे सिस्टम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 और 0 2 हालतें हैं, एक हालत ऑन और एक हालत ऑफ। जब आप कोई भी काम करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपको 2 ही चीजों का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव।
हाँ या ना, 1 और 0। कंप्यूटर के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस के अंदर जो प्रोग्राम की जाती है 1 एंड 0 का बयान है, 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन है। क्यों? कंप्यूटर के अंदर इसकी क्या अहमियत है? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा कंप्यूटर जो है वो कौन सी जुबान को समझता है। जो कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम उर्दू में भी देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम अरबी में भी मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंग्लिश में भी मौजूद है, लेकिन क्या कंप्यूटर उन जुबानों को समझ रहा है? लेकिन क्या इंसान जो बात उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से कंप्यूटर तक पहुंचाता है वो उसी लैंग्वेज में जा रही है जिस लैंग्वेज में इंसान पहुंचा रहा है? तो ऐसा नहीं है। हम जब कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं तो हम कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस आमतौर पे जो इस्तेमाल होती हैं, कुछ लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज ऐसी है जो डायरेक्ट कंप्यूटर पर असर करती है, अदरवाइज बाकी तमाम लैंग्वेजेस चाहे वो लो लेवल है या हाई लेवल है वो किसी ना किसी तरीके से तमाम लिखे गए कोड्स को, प्रोग्राम को कंप्यूटर की जुबान में ट्रांसफर करती हैं, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ओनली मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। लो लेवल लैंग्वेजेस में हम दो किस्म की लैंग्वेजेस ले लेते हैं, एक असेंबली लैंग्वेज, दूसरी मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो है इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये डायरेक्ट कंप्यूटर की अपनी जुबान है, 1 एंड 0 की जुबान है, बाइनरी नंबर सिस्टम की जुबान है। जबकि असेंबली लैंग्वेज इंसान के लिए मुश्किल है तो सही, लेकिन कंप्यूटर उसको भी नहीं समझ सकता क्योंकि वो इंग्लिश कोड्स पर मुश्तमिल है, वो किसी सिंबॉलिक कोड्स पर मुश्तमिल है। जबकि कंप्यूटर ओनली एंड ओनली 1 एंड 0 की जुबान समझता है। 1 एंड 0 क्या है? जैसे कि मैंने पहले कहा, किसी सिस्टम का ऑन या ऑफ होना। हमारी नजर में अक्सर ऐसी चीजें गुजरती हैं कि जो बाज़ाहिर हम उन चीजों का कोई कांटेक्ट नहीं देखते कंप्यूटर के साथ या आईटी के साथ, या अगर सोचा जाए तो बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ, जबकि बेस उनकी यही है। ज्यादा दूर नहीं जाते, आप अपनी किसी गाड़ी पे या बाइक के ऊपर कुछ हॉर्न्स, कुछ प्रेशर हॉर्न्स और कुछ दूसरे हॉर्न्स ऐसे लगाते हैं जो बिल्कुल इंसानी आवाजें पैदा करता है। अ फीमेल वॉइस, एक बच्चे की आवाज, एक मर्द की आवाज। जब उसकी डिवाइस देखी जाती है तो एक छोटा सा सर्किट होता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो हॉर्न की सूरत में, वो एक टेप की सूरत में चलना शुरू हो जाता है। ना तो उसमें कोई रिकॉर्डर लगा है, ना कोई प्लेयर लगा है, तो फिर ये कहां से? हर चीज मतलब कि आप जैसे ही रिवर्स कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, आप उसका हॉर्न ऑन करते हैं तो वो एक टेप चलती है जो सुनने वाले को ये बता रही है कि गाड़ी पीछे की तरफ आ रही है। आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हॉर्न के तौर पर अगर आपके पास एक बच्चे की आवाज है, आप ऑन करते हैं, वो बच्चे की आवाज आपके हॉर्न के स्पीकर से निकलती है, लेकिन देखा जाए तो पीछे एक चिप है, कोई रिकॉर्डर नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है। ये क्या है? बज़ाहिर इसमें कंप्यूटर की टेक्निक, आईटी की टेक्निक्स या आपके 1 एंड 0 की टेक्निक का कोई अमल दखल नहीं है, बाइनरी नंबर का कोई अमल दखल नहीं है बज़ाहिर, लेकिन ये चीज बेस उसी पे कर रही है। आइए जरा देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स के बेस के ऊपर ये कैसे काम कर रही है। ये जो एक चिप उसके अंदर लगी है, कुछ ट्रांजिस्टर, आईसीज, रेजिस्टेंस, ये असल में जो आगे जुड़ा हुआ स्पीकर है या जो उस हॉर्न का पूरा मीडियम है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजों का उतार चढ़ाव जो बनता है वो कहां से बनता है? वो इलेक्ट्रिसिटी के इन और आउट से बनता है, 1 एंड 0 से बनता है। उस पूरी सर्किट प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी इन हो रही है और उसके बाद वो आउट होने तक मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स में से गुजर रही है। कहीं पर उसको इन किया जाता है, कहीं पर उसको आउट किया जाता है, कहीं उसकी जो वोल्टेज है बढ़ाई जाती है, कहीं कम की जाती है। मुख्तलिफ आईसीज, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, उस तमाम के तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो 12 वोल्टेज या 6 वोल्टेज की बैटरी से उसको मिल रहा है, उसको पूरा कंज्यूम करते हुए 1 एंड 0 की एक मुकम्मल तरतीब बनाते हुए वो आउट देता है। जब तक 1 एंड 0 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, मैथ की वो शाख, जब तक आप
इसको अपनी अमली जिंदगी में नहीं इस्तेमाल करते, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में भी यूज ना कर सके। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, सिर्फ ये हारन ही नहीं, अगर आप देखें आपके टेलीविजन सेट्स, आपकी मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी, हत्ता कि अगर हम दूसरे मैदानों में चले जाए, आइए हम अगर एयरपोर्ट चलते हैं तो एयरपोर्ट में सबसे बड़ी चीज आपका जहाज जिस पर आप ट्रेवल करेंगे, इसके अंदर बहुत से सर्किट ऐसे हैं जहां पर सिर्फ 1 और 0 ही बेस कर रहा है। मिलिट्री ऑप्शंस में चले चलते हैं, रेडार्स, टैंक्स, मिसाइल सिस्टम, ओवरऑल बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस कर रहा है। मेडिकल में चले चलिए, ईसीजी मशीन्स और आपकी दूसरी ये मशीन्स जो हैं स्कैनिंग मशीन्स वगैरह इसी चीज पे बेस कर रही हैं। इनकी बेसिक क्या है? 1 और 0। कहीं से सिग्नल आएगा, कहीं पर सिग्नल जाएगा, किसी सिग्नल को रोक दिया जाएगा, किसी सिग्नल को फॉलो करवाया जाएगा। ये वो चीजें हैं जो एक खास सिग्नल, एक खास तरतीब तैयार करती जाती है, और यह खास तरतीब जब चलती है तो उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के तौर पर मिलता है। दूसरा इनके सवाल का हिस्सा था कि कंप्यूटर में इसकी क्या अहमियत है, बाइनरी नंबर सिस्टम की कंप्यूटर में क्या अहमियत है। तो मेरे दोस्त, अगर आप एज डिवाइस किसी भी कंप्यूटर को लेते हैं, वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर हो, या कंप्यूटराइज कोई आपकी डिवाइस हो, वहां पर आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, हदायत देंगे। ये हदायत आप कैसे देंगे? जब कंप्यूटर की जुबान ही 1 और 0 है, आप किसी भी शख्स को कोई हदायत देना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसकी जुबान में या तो उसको लिख के देंगे, या बोलकर समझाएंगे, या इशारों से। अब कंप्यूटर को आप इशारे तो करने से रहे, बिकॉज इट इज अ डिवाइस। ये सिग्नल्स लेगी रिटर्न, ये आपके सिग्नल्स को अप्रोच करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कंप्यूटर को इशारा करूं और वो चल पड़े। कंप्यूटर में ऐसे ऐसे निजाम आ चुके हैं, आपकी आई साइट से, आपके साउंड से सिस्टम चलेगा, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर मौजूद होगा, जब वो डिवाइसेस उसके अंदर मौजूद होंगी, लेकिन बेसिकली जो कंप्यूटर डिवाइस है वो उस लैंग्वेज पे डिपेंड करती है जो उसको ट्रांसलेट करके मिलेगी। यानी डायरेक्टली मेरा लिखना, डायरेक्टली मेरा बोलना, डायरेक्टली मेरा टच कंप्यूटर को किसी किस्म का कोई अमल दरामद करने का हुक्म नहीं देता, जब तक कि वो एक मिडिल सॉफ्टवेयर, जिसे मैं ट्रांसलेटर कहता हूं, जिसे मैं इंटरप्रेटर कहता हूं, कंपाइलर कहता हूं, वो ट्रांसलेटर जो है वो मेरी उस एक्टिविटीज को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर तक नहीं पहुंचाते। जब तक सिस्टम को वो एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी, ट्रांसलेशन तो तब होगी जब कोई प्रोग्राम दरमियान में ट्रांसलेट करने वाला होगा। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सॉफ्टवेयर्स जो ट्रांसलेट करते हैं। अब अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, अब अगर पास्कल का प्रोग्राम है, तो उनके अपने कंपाइलर्स जो हैं वो ये काम करते हैं। दूसरी तरफ न्यू टेक्निक्स आ गई, जैसे कि हमने कहा कुछ डिवाइसेस लगा दी गई ऐसी कि आपकी आवाज के साथ सिस्टम काम करता है। मजीद तरक्की हुई तो जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं, ऐसे लोग जो किसी न किसी वजह से मजबूर हैं, उनके लिए ऐसे सिस्टम भी तैयार कर दिए गए कि वो उन सिस्टम के जरिए से अपनी आंखों की हरकत से, अपने दिमाग की सोच से कंप्यूटर से काम ले सकेंगे। लेकिन कंप्यूटर फिर भी तब तक वो काम नहीं कर सकता जब तक वो आने वाली जो एक सोच है, जो आंख का इशारा है, जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगा। तो वो ट्रांसलेशन किस जुबान में होगी? 1 और 0 की जुबान में होगी, वो बाइनरी नंबर्स में होगी। और बाइनरी नंबर्स आर द बेस ऑफ कंप्यूटर। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, वो सब की सब स्विचिंग पर मुश्तमिल है, ऑन और ऑफ। बहुत आसान सी मिसाल है कि आपके पास एक पंखा है, आप पंखा जो आपका चलता है, इसके चलने की वजह क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो रूटर घूमता है।
एक जगह पे उसको फिक्स कर दिया गया है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल इन एंड आउट 1 and 0 बन रही है, और यही 1 and 0 जो है उस रूटर को घूमने पर मजबूर कर रहा है। आपकी रिंग बेल, डोर बेल जो है, अगर हम उन्हें देखते हैं, डोर बेल्स आर आल्सो बेस ऑन 1 and 0। मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड ऑन होती है हथौड़ा घंटी पे लगता है, जैसे ही ऑफ होती है थोड़ा पर स्प्रिंग वाइज वापस चलता है। एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रिंग करा रही है, वो के मकनातीसियत जो है वो उस हथौड़े के अंदर बनती है, लेकिन क्योंकि रिंग यानी वो घंटी जो है वो वहां पर फिक्स है, लिहाजा वो एक लचकदार पतरी जो उस हथौड़े के साथ है वो टिक करेगी, स्टिक करेगी। मामूली चीजें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बाइनरी नंबर सिस्टम इनके अंदर भी मौजूद है। हर वो चीज जिसको आप प्रोग्राम करते हैं, हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से काम लेती है, अगर आप गौर करें तो उसके अंदर 1 and 0 का सिस्टम मौजूद है। तो कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ी डिवाइस है, कंप्यूटराइज प्रोग्रामेबल डिवाइस है, इसके अंदर तो बेशक इसका होना बहुत जरूरी है। और इसी जरूरत पर अगर बेस किया जाए तो हमारी बहुत सी डिवाइसेस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी ऐसी डिवाइसेस जिनका दूर दूर से हमें कंप्यूटर से या बाइनरी नंबर सिस्टम से वास्ता नजर नहीं आता, वो इसी बेस पर काम कर रही हैं। सो कंप्यूटर के अंदर लाजम है, और मेरे पहले प्रोग्रामों में जैसे कि मैं कहता रहा हूं, ये डिवाइस यानी कंप्यूटर बेस करती है 1 and 0 पे। ये इल्म अलजबरा से है, और एजुकेशन जो है वो हमारी मुसलमानों की है। हम मुसलमानों के इस इल्म को प्रमोट करते हुए डिवाइस को तैयार कर दिया, लेकिन उसकी बेस हमारी थी। दूसरी चीज कि कंप्यूटर काम किन असूलों पर करता है, तो अबू मूसा अल ख्वाज़मी यहां पर याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि बड़े से बड़े काम को छोटे से छोटे हिस्सों में तकसीम कर दो और उन्हें हल करो, और फिर उसी तरतीब के साथ उस हल को जोड़ दो, तो एक बड़ा मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। कंप्यूटर जो है ये भी यही काम करता है। कंप्यूटर के अंदर सिर्फ प्लस माइनस, सिर्फ हिसाबी यूनिट काम करते हैं। अगर हम कंप्यूटर को डीपली स्टडी करें, सीपीयू को स्टडी करें, तो इसके अंदर एक हिस्सा हमें मिलता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके अंदर काम ही ये है, लॉजिकल काम, चीजों का आपस में मवाजना करना, और अर्थमेटिकल काम यानी प्लस माइनस ज़रब तकसीम वगैरह करना। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक के काम करता है, और हर चीज को मैथमेटिकली हल करता है, यानी 1 and 0 पे काम करता है। लेकिन उससे पहले आपके दिए हुए क्वेश्चन को पहले मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देता है, और उन छोटे छोटे हिस्सों को हल करता है, और फिर उन सबको यकजा करके आपका रिजल्ट आपके सामने शो कर देता है। किसी भी चीज के काम करने के दो नजरिए होते हैं, एक उसके काम करने का तरीका, और एक उसके काम को मुकम्मल करने का नजरिया। कंप्यूटर की बेस देखी जाए, अलजबरा, मुस्लिम टेक्निक, मुस्लिम अबू मूसा अल ख्वाज़मी, फिर भी हम इससे डरते हैं, फिर भी हम इसको गैरों की तालीम कहते हैं, फिर भी हम इसे गैरों की मशीन कहते हैं, तो फिर हम अपने इल्म की तौहीन करते हैं। खैर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये भी एक स्टूडेंट है, आबदा खानम, ICS की स्टूडेंट्स हैं। ये ग्रुप था पूरा, लेकिन उनमें एक का ही नाम मेरे ज़हन में इस वक्त मौजूद है। नेटवर्क क्या है और क्यों जरूरी है? बेटा, आप लोगों ने पहले एक प्रोग्राम मेरा मुकम्मल जो है वो नेटवर्क के ऊपर ही था, उसमें नेटवर्क की टेक्निक्स भी थोड़ी बहुत बताई गई, नेटवर्क क्या है, क्यों है, ओवरऑल है। आपके इस क्वेश्चन को फिर से हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग ICS के स्टूडेंट हैं, तो ICS के आपके बुक के अंदर इसके मतलब डीपली स्टडी भी मौजूद है। नेटवर्क पर काम करने से पहले हम ये देखते हैं कि नेट क्या है। नेटवर्क दो लफ्जों का मजमूआ है, नेट एंड वर्क। नेट यानी एक दूसरे को आपस में जोड़ना, जाल तैयार करना, एक सीरियल बनाना,
एक सीरीज बनाना, वर्क, काम, यानी मिलकर काम करना नेटवर्क कहलाता है। सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं, तकरीबन हर शोबा में हम देखते हैं कि नेटवर्क्स है। सेलुलर नेटवर्क्स है हमारे, आते तो वो भी आईटी में है, कंप्यूटर में है। इंटरनेट नेटवर्क्स है, वो इसी नेटवर्क की एक बड़ी शेप है। कंप्यूटर नेटवर्क पे बात करते हुए हम कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में इस तरीके से जोड़ दिए जाएं कि वो एक दूसरे के डाटा से इस्तेफादा हासिल कर सके, एक दूसरे में लगी हुई डिवाइसेस से इस्तेफादा हासिल कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, तो इस चीज को हम नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग 2-3 किस्म की है। एक नॉर्मल नेटवर्किंग है विद वायर्स, छोटे लेवल पर लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करने के लिए। वायरलेस नेटवर्किंग है बगैर किसी वायर के, उनके साथ वायरलेस मॉडेम्स हम लगाते हैं एंटीना वाले, उनके जरिए से। इंटरनेट आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क की किस्म आ जाती है कि इसके अंदर हम थ्रू टेलीफोन लाइंस पूरी दुनिया के साथ अपना राब्ता कायम करते हैं, क्योंकि इंटरनेट इज अ होल वर्ल्ड नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क। अब नेटवर्क जो है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो हम नेटवर्क के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जो एक कार्ड हम अपने सिस्टम के अंदर लगाते हैं, जिसे हम लैन कार्ड कहते हैं या मॉडेम कहते हैं। एक कन्वर्टर होता है। अब ये क्या करता है, आप किसी वायर के साथ, वो कोई सी भी वायर जो नेटवर्किंग में यूज होती है, जिस स्विच के साथ आप जिस किस्म की टोपोलॉजी यूज करेंगे उस किस्म का आप वायर लगाएंगे, उस वायर से जो डाटा आपके सिस्टम में आ रहा है और जो डाटा सिस्टम से उस वायर में जा रहा है, उससे पहले उस कार्ड से, उस मॉडेम से उसको गुजरना पड़ता है। मॉडेम उसे मॉड्यूलेट करता है। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पर बेस है, वायर के अंदर जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो एनालॉग्स हैं। इसी बेस पर काम करते हुए मॉडेम्स जो हैं वो बाहर जाने वाले सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं और अंदर आने वाले सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। एक ही वक्त में इन एंड आउट दोनों काम कर रहा है, एक ही वक्त में दोनों किस्म के सिग्नल्स को इन एंड आउट कर रहा है। आगे ये टिपोलॉजीज पर मुनस्सर है या आपके नेटवर्क के स्टाइल पे मुनस्सर है, आपने कौन सा नेटवर्क स्टाइल यूज कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क आपका चल रहा है, उसकी बेस के ऊपर तो ये सारी चीजें डिपेंड करती ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका नेटवर्किंग कार्ड जो है, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसे लैन कार्ड कहते हैं, और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तब मॉडेम यूज करते हैं। अगर आप इंटरनेट थ्रू डीएसएल करते हैं तो जाहिर है डीएसएल रूटर्स वगैरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम जो डिवाइसेस हैं इनका असल मकसद क्या है, डाटा को कन्वर्ट करना। जब डाटा इन होगा उसे डिजिटल बना दिया जाए, जब डाटा आउट होगा उसे एनालॉग बना दिया जाए। अब इसका फायदा क्या है, नेटवर्क क्यों जरूरी है? नेटवर्क जरूरी नहीं है, नेटवर्क जरूरत है। अब एक सिस्टम अगर नेटवर्क पे नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सिस्टम से कोई काम नहीं ले सकते या वो सिस्टम काम नहीं कर सकता। इंटरनेट यूज नहीं अगर आप करते तो कंप्यूटर का काम कोई नहीं, ये बात गलत है। सिस्टम, कंप्यूटर, पीसी, इनका अलहदा से अपना काम जरूर है, लेकिन जब आप उस डाटा को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं या दूसरे की रिसर्च को आप अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं, आप कोई टेक्निक्स नहीं सीखते हुए अपने पास लाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा कि जिस कंप्यूटर के अंदर वो तमाम चीजें हैं। देखिए एक छोटी सी बात है, एक टेलीफोन लाइन है, आप जब तक एक नंबर डायल नहीं करते आप दूसरी तरफ बात नहीं कर सकते। अब अगर आपने अपने टेलीफोन सेट को उस टेलीफोन नेटवर्क से निकाल दिया है, आपने अपने टेलीफोन सेट को स्विच ऑफ कर दिया है, वायर निकाल दी है, तो उसके बाद क्या होगा? वो सेट आपका बेकार है। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा नहीं है, आपका अकेला पीसी जो है वो भी उतना ही कारआमद है जितना कि एक नेटवर्क पे लगा हुआ पीसी, लेकिन सिर्फ फर्क ये होगा कि नेटवर्क से अलहदा रहते हुए आपका पीसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कभी किसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, कभी किसी नेटवर्क से अलहदा हो जाते हैं।
एक ही वक्त में आप एक से ज्यादा नेटवर्क्स को जब चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक वक्त में आप एक आईएसपी यूज कर रहे हैं, दूसरे वक्त में आप दूसरा आईएसपी यूज कर रहे हैं। एक ही वक्त में आप एक सिस्टम पर एक से ज्यादा आईएसपी भी यूज कर सकते हैं विद डबल टेलीफोन लाइंस। आप दो मॉडम इस्तेमाल करते हैं, दो टेलीफोन लाइंस लगाते हैं, दो टेलीफोन कनेक्शन चलते हुए दो तरफा आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चल रहे हैं। लेकिन जब आप नेटवर्क में जुड़ जाते हैं तो उसके बाद आपका कंप्यूटर दूसरों के रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है और दूसरों के कंप्यूटर आपके रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। एक स्मॉल ऑफिस नेटवर्क की मिसाल लेते हैं। एक नेटवर्क के ऊपर एक जो प्रिंटर लगा हुआ है, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप पीसी नंबर 4 पर बैठे हैं, प्रिंटर पीसी नंबर 1 से अटैच है। आप अपने सिस्टम से कमांड देते हैं, जबकि प्रिंटर जो है वो ऑल नेटवर्क शेयर किया गया है। किसी भी वक्त उसके जरिए आप प्रिंटिंग ले सकते हैं। आप अपनी डिस्क की कुछ खास फाइलें जो आप अपने तमाम स्टूडेंट्स को या अपने तमाम कलीग्स को चेक करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, आप उस नेटवर्क पे मौजूद एक सिस्टम के ऊपर कॉपी करके उसे शेयर कर देते हैं। आपको हर कंप्यूटर के अंदर जाके कॉपी नहीं करना पड़ता, आप शेयर कर देते हैं। नेटवर्क एक्सेसिंग के अंदर हर स्टूडेंट जाके उसको चेक कर सकता है, हर कलीग उसको हासिल कर सकता है। तो नेटवर्क का फायदा यह है कि कम वक्त में ज्यादा लोग एक चीज को एक्सेस करते हैं। फासला जितना मर्जी ज्यादा हो, जब एक दफा आप नेटवर्क से अटैच हो चुके हैं तो इजीली उन वायर्स के जरिए से वो चीज आप तक पहुंच सकती है। नेटवर्क वायरलेस हो या विद वायर या विद टेलीफोन लाइन, आप दीगर जरूरियात के साथ साथ डाटा अपने कंप्यूटर में एडजस्ट कर सकते हैं। मसरूर अली जो है वो पूछते हैं कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर क्या है। अभी नेटवर्क पे बात करते हुए मैंने कहा था कि सिस्टम जो है वो डिजिटल सिग्नल्स इस्तेमाल करता है, यानी कंप्यूटर, और वायर्स के अंदर जो सिग्नल्स चलते हैं वो एनालॉग है। अब ये एनालॉग और डिजिटल दो चीजें हैं, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। बेसिकली ये भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है जो कि मैट्रिक और इंटर में स्पेशली इन पे हम बहस करते हैं। जो सिस्टम मैकेनिकली काम करते हैं, आज से पीछे चले जाइए, अगर आप कंप्यूटर के पहले दौरों से भी पहले जो हम मैकेनिकल कंप्यूटर्स देखते हैं, तो दीज आर ऑल द एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग है क्या? हम यहां पर बहुत एक सिंपल, सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी मिसाल देता हूं। हमारे पास घड़ियां हैं, एक एनालॉग घड़ी है, एक डिजिटल घड़ी है। जितनी भी सुई वाली घड़ियां हैं उन्हें हम एनालॉग घड़ी कहते हैं, और जितनी भी नंबर्स वाली घड़ियां हैं उन्हें हम डिजिटल घड़ियां कहते हैं। काम दोनों का वक्त दिखाना है, लेकिन दोनों में फर्क है। एनालॉग घड़ी के ऊपर हमें वक्त देख के खुद समझना पड़ता है। 12 हिस्से लिखे हैं, 1 से लेकर 12 तक, 2 सुइयां चल रही हैं, एक छोटी एक बड़ी, और 1 सेकंड्स की। सेकंड की सुई मुसलसल चलती रहती है, वो सेकंड्स को मेजर करती है। एक बड़ी सुई है जो मिनट्स को मेजर करती है, एक छोटी सुई है जो आवर्स को मेजर करती है। अब पहले तो ये 3 चीजें हमारे जहन में रहने चाहिए। उसके बाद बड़ी सुई की हरकत किस कदर हो, छोटी सुई की हरकत किस कदर हो, तो क्या वक्त होगा। एक असूल तो ये बताया जाता है, जो आमतौर पर जब एनालॉग वॉचेस बच्चों को दी जाती है या बड़ों को, तो टाइम देखने का एक असूल तो बहुत आसानी से ये दिया जाता है कि जिस नंबर पर आपकी छोटी सुई होगी उसको 5 से ज़रब दे दो तो इतने मिनट्स बन चुके हैं। यानी हर एक नंबर दूसरे नंबर से 5 मिनट के फासले पर है। लेकिन ये काम हमें खुद से करना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, हमें उससे रिजल्ट बनाना पड़ता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं डिजिटल वॉच पे। डिजिटल वॉच पे क्या है, 2 नंबर्स आपके सामने शो हो रहे हैं एक खास तरतीब में, 9:19, 9:19। कुछ मैयर नहीं करना पड़ा, देखा और बता दिया। ज़हन ने कुछ नहीं सोचा, ज़हन ने किसी किस्म का हिसाब नहीं किया, दिमाग को कुछ करना नहीं पड़ा। एनालॉग सिस्टम्स जहां पर पैमाइश का रिजल्ट हमें खुद से बनाना पड़ता है, मुसलसल पैमाइश तैयार की जाती है, मुसलसल काम किया जाता है, हर एक इकाई को टच किया जाता है।
डिजिटल सिस्टम पैमाइश का रिजल्ट बना के, पैमाइश हासिल करके, मुख्तलिफ किस्म की पैमाइशें लेके उनका रिजल्ट बना के हमारी तरफ शो करता है, हमारी तरफ फेस करवाता है, हमें आउटपुट देता है। ये जो घड़ियां हैं ये भी कंप्यूटर हैं, इनको प्रोग्राम किया गया है। 1 सेकंड में 1, 60 सेकंड के बाद 1, 7 मिनट के बाद 1। लेकिन जब डिजिटल वॉच में देखें तो हर चीज करते हुए दिखाता है, एनालॉग वॉच में देखें हर चीज करते हुए दिखाता है, लेकिन एनालॉग से हमें समझना पड़ता है, डिजिटल हमें करके दे देता है। अब एनालॉग कंप्यूटर्स की बहुत सी मिसालें मैं आपको आज की दुनिया में, आज के वक्त में अगर देना चाहूं, सबसे पहले तो जाहिर है रिस्ट वॉच आ गई, वॉल क्लॉक्स वगैरह यानी घड़ियां आ गई। उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हमारे पास आमतौर पे डॉक्टर्स जो डिवाइस यूज करते हैं एनालॉग होती है। डिजिटल भी मौजूद है, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये बनता है कि उनकी इख्तियात बहुत ज्यादा है। एक खास लेवल पर रख के उसको इस्तेमाल कीजिए, एक खास जगह पर, एक खास तरीके से। जबकि एनालॉग में डॉक्टर्स जो हैं वो खुद ही सब कुछ मैयर कर रहे हैं, उसके साथ स्टेथोस्कोप के साथ आपकी वेन और ओवरऑल जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं उनको चेक कर रहे हैं। एक डायमीटर टाइप मीटर आपके पास है या पारे का मीटर आपके पास है, वहां पर वो मैयर कर रहे हैं, हर चीज को खुद समझ रहे हैं, खुद देख रहे हैं। एक तरफ से आपकी हार्ट बीट कहां शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, यानी मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं, या मेडिकल से लगाव रखने वाले जो है वो ब्लड प्रेशर की चेकिंग का जो स्टाइल है, कहां से आपकी हार्ट बीट शुरू हुई, कहां पर खत्म हुई, सो ऑन, आपको खुद से चेक करना पड़ता है। डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में आप कुछ भी मैयर नहीं करते, एक खास टाइम के बाद, लिमिट ऑफ टाइम के बाद वो सिस्टम जो है खुद ही आपके सामने आपकी हार्ट बीट भी शो करता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर भी, लो ब्लड प्रेशर भी, यानी बिगिनिंग एंड एंडिंग सब कुछ शो कर रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास गाड़ियों के अंदर इस वक्त एनालॉग मीटर्स लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि हर इकाई को टच करते हुए सिस्टम जो है वो आगे चलता है और फिर हमें रिजल्ट देता है, लेकिन रिजल्ट को समझना हमारे जिम्मे होता है। आप जितनी स्पीड तेज करते हैं, गाड़ी आहिस्ता 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 आगे बढ़ रही है, स्पीडिंग। अब ये देखते हैं कि आप यकदम 60 की स्पीड पर गाड़ी को ले गए, लेकिन जो आपका स्पीडोमीटर है वो थोड़ा फासले से, थोड़ा आहिस्तगी से वहां तक पहुंचेगा। बहुत सी गाड़ियों पे इस वक्त डिजिटल मीटर्स भी लगे हुए हैं। वहां पर क्या है, वो बहुत तेजी के साथ टच वो भी सबको करेगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ। और दूसरी तरफ वो आपको बता रहा है कि इस वक्त आप पर आवर कितनी स्पीड पर हैं, आपका डायामीटर जो टायर का है वो कितना है, किस तरीके से है, आप किस तरफ को मुड़ रहे हैं। अब ये तमाम मालूमात आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो डिजिटल स्क्रीन है उनके ऊपर आ रही है। अब ये क्या है, एक डिजिटल मीटर जो है वो आपको हर चीज बना के आपके सामने शो करता है। एनालॉग मीटर आपको इकाइयां दे देता है, एनालॉग मीटर आपको डिवाइस के मुतालिक मालूमात दे देता है, आप उनको खुद से मैयर कीजिए। एक थर्मामीटर है, आप उससे बुखार वगैरह चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, लेकिन अगर उसी टेम्परेचर को आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो या सेंटीग्रेड में लेके जाना हो फ़ारेनहाइट से, वो कुलिया हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। डिजिटल फॉर्मेशन में अगर देखें तो फिर उसके अंदर एक बटन होगा, तो वो आपसे कहेगा जी अगर आप फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं फ़ारेनहाइट को प्रेस कर दीजिए, अगर आप डिजिटल में देखना चाहते हैं डिजिटल को प्रेस कर दीजिए। सेंटीग्रेड्स, फ़ारेनहाइट्स, डिजिटल थर्मामीटर, आप जिसमें देखना चाहते हैं वो आपको उसमें कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम मौजूद है कि इतनी पैमाइश तुम्हें मिलेगी, उसके बाद उसको इतने से डिवाइड करो, इतना उसमें प्लस करो, सो ऑन, जो फार्मूला है उसको कंबाइन करो और अपनी स्क्रीन के ऊपर शो कर दो। आज हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम पीसी कंप्यूटर कहते हैं, ये टोटली डिजिटल बेस है। थोड़ा पीछे अगर चले जाते हैं तो तब हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स थे। आज से 100 साल पीछे चले जाइए या आज से 300-400 साल पीछे चले जाइए, ब्लेज पास्कल ने एक मशीन तैयार की, पास्कलाइन, उसके अंदर सब गरारियां थी, उन गरारियों की बेस पे काम कर रहा था। इसी तरीके से अगर आप ये देखते हैं कि आपके पास जो सिस्टम है
वो किस हद तक काम कर रहा है और किस हद तक उसे काम करना चाहिए, ये तमाम चीजें आपकी बेस पर है। एनालॉग और डिजिटल सिस्टम्स जो हैं, उनमें एनालॉग सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो उन तमाम कामों की रूटीन जो है आपके सामने पेश करता है। डिजिटल उनकी रूटीन ही नहीं बल्कि उनसे बना के रिजल्ट भी आपके सामने पेश करता है। एक तीसरी फॉर्म होती है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों की बेहतरीन क्वालिटीज को यकजा करता है। कुछ बेहतरीन क्वालिटीज डिजिटल से, कुछ बेहतरीन क्वालिटीज एनालॉग से, उनको मिक्सअप किया गया या दोनों की टेक्निक्स को मिक्सअप करके तैयार किया जाता है। जैसे हाइब्रिड कंप्यूटर्स के अंदर आज हमारे पास पेट्रोल पंप्स, उसकी एक मिसाल है जहां कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप्स हैं, तो वहां पर जो पेट्रोल को पंप करने वाला इलाका है वो एनालॉग है, लेकिन उसको हदायत देने का इलाका जो है वो डिजिटल है। जहां पर आप देखते हैं एक छोटा सा कीपैड है जिसके जरिए से आप वहां पर एंटर करते हैं हाउ मच यू वांट, रुपीस और लीटर्स। अगर आप रुपीस में लेना चाहते हैं तो रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए, लीटर्स में लेना चाहते हैं लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा भी आप चाहते हैं। तो कंप्यूटर उन तमाम चीजों में आपकी हेल्प करता है। आज के प्रोग्राम में बमुश्किल हम जिन 2-4 टॉपिक्स को कवर कर सके, इंशाल्लाह नेक्स्ट मजीद इसी तरह के आपके क्वेश्चंस या नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होता होगा। अपनी फीडबैक के लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस जो है इस पर रब्ता कर सकते हैं, attari_cellcode@yahoo.com। बहुत से दोस्त पहले भी मुझे इस ईमेल पर कांटेक्ट करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है मजीद आगे भी आप लोगों से कांटेक्ट रहेगा। इन अल्फाज के साथ कि अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का और अपने चाहने वालों का खूब सारा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को हमेशा याद रखिए कि अल्लाह हमें रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से बचाए और हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह नबी वारिस।